अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह बखैर सलाम या हुसैन। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि सियासत जिनको नहीं आती वो सियासत पर आजकल बैठकर बातें कर रहे हैं, जिन्होंने ना तो आईने पाकिस्तान को बनते हुए देखा और ना ही आईने पाकिस्तान के जो आर्टिकल हैं उनके हवाले से कभी ज़िंदगी में कोई काम किया हो, या वो इंसानी हकूक़ के हवाले से ज़िंदगी में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, या कोई जद्दोजहद की हो, रूल ऑफ लॉ पे जद्दोजहद की हो, जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की हो, आज़ादी इजहार के लिए जद्दोजहद की हो, अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद की हो, लेबर राइट्स पे जद्दोजहद की हो। ये आज की जो बच्चे हमारे पैदावार हैं, जो नए नए चैनल पे बैठते हैं, यकीन जानिए उनको शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का तदारक नहीं है। वो ये जानते नहीं हैं कि पाकिस्तान की सियासत किन मुश्किल मराहल से गुज़री। और भुट्टो ईरा में भी आज चूँकि 4 जुलाई है, 4 जुलाई के आज 5 चूँकि जुलाई है, कल 4 जुलाई थी, 4 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो मैं सोच रहा था कि हमें अपनी तारीख़ हम भूल जाते हैं। बहुत से लोग गलत अंदाज़े लगाकर गुफ्तगू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपनी एक राय देते हैं। कभी जर्नलिस्ट बायस नहीं होता, जर्नलिस्ट कभी दोनों तराजू बराबर रखता है, कभी झोल नहीं मारता। हमने उन जर्नलिस्टों से हमने मिले हैं, उन सियासतदानों से मिले हैं, लेकिन आज की सियासत कंप्रोमाइज़ है। मैं आज बात करना चाह रहा था इमरान खान साहब के हवाले से। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी खान साहब का क्या बनेगा। देखिए हमने देखा कि जरदारी साहब 11 साल तक जेल में रहे, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रहीं, मुहतरमा नुसरत भुट्टो बड़ी जद्दोजहद करती रहीं। भुट्टो साहब की शहादत के बाद उन्होंने डंडे भी खाए, कोड़े भी खाए। उस वक़्त से जो रियल एक सियासी कारकुन थे उन्होंने कोड़े भी खाए, आपने आपको आगे भी लगाई, लेकिन जो लीडरशिप थी वो कंप्रोमाइज़ कर गई थी। आज भी मुझे वही सिनेरियो लगता है। लेकिन खान साहब के मतलब मैं ये कहूँगा कि खान साहब एक जिनकी उनकी तरबियत है वो एक खिलाड़ी की तरबियत होती है। खिलाड़ी आखिरी गेंद तक मैच जीतने की कोशिश करता है, आखिरी गेंद तक उसकी जदोजहद होती है, वो अपनी स्ट्रगल को तर्क नहीं करता। और खान साहब चूँकि पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं और कामयाब कप्तान रहे हैं, उनकी जो हिकमत अमली है वो अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है, और वो कप्तान के जहन में ही होता है कि उसने कब किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है और मैच कैसे जीतना है। अगर ऐसे खिलाड़ी जिनकी इस किस्म की विजन हो, वो मैच हार भी जाएं तो वो उस हार को हार तस्लीम इसलिए नहीं करते कि वो अपने आप को अगले मैच के लिए तैयार कर लेते हैं। और अगला मैच जब भी किसी टीम के साथ होता है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। तो खान साहब भी मुझे जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ कि वो भी बड़ी कमिटमेंट वाली शख्सियत हैं। वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, और अगर मैच हार भी गए तो फिर भी वो अपनी टीम को दोबारा नए मैच के लिए तैयार करेंगे। और एक बात कंफर्म है, हम किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हो, हमारी राय कुछ भी हो, लेकिन ईमानदाराना राय की हम अगर बात करें तो खान साहब बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, और हर इंसान में होती हैं, उनके टिनोर में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। लेकिन चूँकि हमने एक कानून की किताब पकड़ रखी होती है, हमने आइन पकड़ रखा होता है, और आइन में जो कुछ लिखा होता है हम उस पर बिलीव करते हैं कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 दिन के दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे, और जो इदारे होते हैं वो आइन और कानून की पैरवी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब को भी यही होगा कि मैं 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दूँ और एक नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे दूँ तो शायद जो पाकिस्तान का आइन है इसके मुताबिक इलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा कि जिसने मैं कह रहा था कि खान साहब ईमानदार शख्सियत हैं, खान साहब गद्दार नहीं हैं, खान साहब कौम के लिए जद्दोजहद करेंगे, खान साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खान साहब बीमारी का बहाना बनाकर माजी की तरह जो हमारे सियासतदान बाहर आते थे वो नहीं आएंगे। सियासतदान और खान साहब पर कोई करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। इसी तरह भुट्टो साहब की जो ज़ात थी उन पर भी कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं था, और सिर्फ और जो लड़ाई थी वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। और ये हकीकतन आज की बात है कि उनकी लड़ाई आज इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। लेकिन मैं ये राय देना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं
کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں نیلسن منڈیلا کی طرح سوچنا چاہیے تھے. جب انہوں نے اوتھ لینا تھا تو انہوں نے کہا تھا جب تک وہ لوگ جو جیل میں میرے پہ تشدد کرتے تھے وہ میری فرنٹ سیٹوں پہ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک میں اوتھ نہیں لوں گا. تو پوچھا گیا کہ جی کیوں, کیا ریزن؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ترقی کرے تو پھر ہمیں تمام باتیں بھلا کر ملک کی ایک نئی سمت متعین کرنی ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور موجودہ حالات میں پاکستان کا دنیا بھر میں مقام ہو تو ہمیں ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں جو ذاتی انائیں ہیں ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. اور میرا تو یہی سیاسی تجربہ ہے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے کہ سب نے غلطیاں کی ہیں, کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے, تو کوئی کرپشن سے مبرہ نہیں ہے. تو ملک کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے سب ایک ہو جائیں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ جوڈیشری ہو, ایگزیکٹو ہو, یا خواہ پارلیمنٹ ہو. چاروں جو امپورٹنٹ پلر ہیں ان سب کو ایک نشست پہ بیٹھ جانا چاہیے اور مستقبل کے فیصلے کے لیے سب کو ایک ہو کر قوم کا مقدمہ لڑنا چاہیے. اس وقت پاکستان کا مقدمہ ہے, اس وقت عوام کا مقدمہ ہے, اور ہماری اس وقت آدھی آبادی غربت کے خط سے نیچے رہ رہی ہے. ہمیں اتنا سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس پہ ضرور غور کریں گے. میری بات حتمی شاید نہ ہو, آپ کو رائے, آپ کے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تھینک یو.